क्या आप जानते हो भारत में हर साल करीब 40 करोड़ टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जिसमें डायबिटीज, ब्लड टेस्ट जैसे सीबीसी वगैरह की जांच, थायराइड टेस्ट और भी बहुत सारे टेस्ट इसमें इंक्लूड हैं, और जो कि 12% की रेट से ग्रो करते जा रहे हैं। यानी ये टेस्ट रेगुलर डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही कंपनी के बारे में जो कंपनी इन डायग्नोस्टिक्स टेस्ट के इक्विपमेंट बनाती है, इसके अलावा रिएजेंट्स बनाती है, जो कि बायोकेमिकल और कंज्यूमेबल प्रोडक्ट सेल करती है। कंपनी का नाम क्यूलाइन बायोटेक लिमिटेड है, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। यह कंपनी डायग्नोस्टिक्स इकोसिस्टम कंपनी है। यह कंपनी केवल इक्विपमेंट ही नहीं बेचती है, उसके साथ साथ रीएजेंट्स, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट और एएमसी सर्विसेज भी सेल करती है, जो कि एक रिकरिंग बिजनेस मॉडल बनाती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। इश्यू ओपन 21 मई को होगा, इश्यू क्लोज 25 मई को होगा, अलॉटमेंट 26 मई को अलॉटमेंट आ जाएगा। जिनको शेयर नहीं मिला है उनको रिफंड 27 मई को मिल जाएगा, और लिस्टिंग फ्राइडे 29 मई को होने वाली है। टोटल इश्यू साइज की बात करेंगे तो 214 करोड़ का टोटल इश्यू साइज रहने वाला है, जिसमें 204 करोड़ सीधा कंपनी के पास जाने वाला है। प्राइस बैंड 326 से 343 रुपए रहने वाला है। लॉट साइज 400 शेयर का रहेगा। रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए कम से कम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें 800 शेयर और 2,74,400 रुपए का अमाउंट मिनिमम इन्वेस्टेड रहेगा। कंपनी जिस वैल्यूएशन पे इश्यू को लेके आ रही है, उस हिसाब से यदि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो करीब 800 करोड़ का मार्केट कैपिटल कंपनी का बन जाता है। अब हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को इंपॉर्टेंस पॉइंट के रूप में समझते हैं। कंपनी किस तरीके से काम करती है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, सारे हमें क्लियर हो जाए और हम सही डिसीजन तक पहुंच पाए। यह कंपनी मेनली आईवीडी मतलब डायग्नोस्टिक्स सेक्टर में काम करती है। काम आने वाले रीएजेंट्स, डायग्नोस्टिक्स केमिकल्स, रैपिड टेस्ट किट्स, हेमेटोलॉजी सिस्टम्स, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर्स, ग्लूकोमीटर प्रोडक्ट्स बनाती और सप्लाई करती है, जिससे कंपनी का बिजनेस रेजर और ब्लेड की तरह काम करता है। यानी कंपनी पहले अपना सिस्टम इंस्टॉल करती है, बाद में अपने ही रीएजेंट्स और केमिकल सेल करती है, जिससे कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। कंपनी का लगभग 69% रेवेन्यू रीएजेंट से जनरेट होता है, जो कि कंपनी रिकरिंग वे में जहां पे इसने अपने सिस्टम इंस्टॉल किए हैं वहां पे रेगुलर सेल करती रहती है, जो कि कंपनी का एक प्लस पॉइंट रहता है। इससे कंपनी की रेगुलर जो रेवेन्यू है वो ग्रोथ होता है। ये रीएजेंट्स हर टेस्ट के साथ दूसरा ही खरीदना पड़ता है, तो कंपनी के रीएजेंट्स की डिमांड रेगुलर मार्केट में बनी रहती है। क्लिनिकल केमिस्ट्री से 64%, हेमेटोलॉजी से करीब 29% और एलिसा किट जिसे रैपिड किट भी कहा जाता है, उससे कंपनी का छोटा रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी का मशीनरी बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मशीन का रेवेन्यू तो करीब 26% ही आता है, लेकिन ये बिजनेस के पूरे इकोसिस्टम को डेवलप कर देती है, ताकि इस मशीन को यूज करके हर लैब में रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं और उससे रिएजेंट्स की डिमांड बढ़ती रहती है, जो कि कंपनी का मेन बिजनेस का सोर्स और रेवेन्यू का सोर्स बनता है। कंपनी का मेन प्रोडक्ट सेलेक्ट्रा प्रो एम है, जो कि कंपनी का मेन मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी पार्ट है, जो कि कंपनी इंस्टॉल करती है। फुल्ली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर के रूप में काम करती है, जिसे कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है और इसे मेड इन इंडिया का एंगल दे रही है। कंपनी को टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4 प्लांट काम में ले रही है, जिसमें चौथा प्लांट कंपनी ने दिल्ली इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर फरवरी 2026 में स्टार्ट किया है। इससे कंपनी का कहना यह है कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए इसको यूज किया जाएगा। इससे कंपनी की जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यदि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर कंपनी ने लगभग 75% कैपेसिटी को यूटिलाइज किया था। अब रेगुलर चूंकि कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसलिए कंपनी ने अपना ये नया प्लांट स्टार्ट किया है। इस नई यूनिट से लगभग 75 मिलियन जो नई टेस्ट किट है, जिसको रैपिड या एलिसा टेस्ट किट कहते हैं, वो नई जनरेशन होगी, जिससे कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ हो पाएगी। कंपनी के क्लाइंट बेस की बात करें तो कंपनी ने पिछले 3 सालों के अंदर 1642 ग्राहकों को अपनी सर्विसेज दी है, जिसमें से टॉप 10 कस्टमर से कंपनी का 82% रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और उसमें से भी टॉप 2 कंपनी ऐसी है जिनसे लगभग 65% का आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यहाँ पे बहुत कमजोर नजर आता है, कंपनी का कोई बहुत बड़ा नेटवर्क नजर नहीं आता, ये कंपनी का माइनस पॉइंट हो जाता है। और उसमें भी सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट ये हो जाता है कि कंपनी के डायरेक्टर सौरभ गर्ग है, और ये सौरभ गर्ग कंपनी की ही एक क्लाइंट फर्म है जिसका नाम है पीओएस सर्विसेज, उस कंपनी में एज ए पार्टनर भी काम कर रहे हैं। यानी कंपनी इस तरीके से काम कर रही है, अपना ही फर्म का माल अपने ही सब्सिडरी सिस्टम कंसर्न फर्म को माल सेल करती है, और उस फर्म से जो अलग अलग हॉस्पिटल्स यानी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गए या अदर फर्म को अपने प्रोडक्ट सेल करती है या अपनी सर्विसेज सेल करती है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट की सेल्स पे एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है, क्योंकि कंपनी सारा कुछ सही कर रही है या गलत कर रही है,
इसको इजीली वे में जस्टिफाई करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि एक साइड से तो कंपनी अपना प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, दूसरी साइड से अपनी ही सिस्टम कंसर्न फर्म को सेल कर रही है, तो ऐसे तो कितनी भी रेवेन्यू की सेल शो की जा सकती है, जेन्युइन है या नहीं है उसका कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता। कंपनी की टोटल सेल का लगभग 63% इस पीओएस सर्विसेज से आता है। कंपनी के दी क्लाइंट बेस की बात करें, लगभग 1642 कंपनी के टोटल क्लाइंट बेस है, जिसमें कंपनी ने पिछले 3 साल में इन क्लाइंट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है। टॉप 10 जो क्लाइंट है उनसे करीब 82% का रेवेन्यू जनरेट होता है, और उसमें भी टॉप 2 क्लाइंट ऐसे हैं जिनसे कंपनी का 63% का रेवेन्यू जनरेट होता है। आरएसपी के अकॉर्डिंग सबसे मेन नाम जो कस्टमर का निकल के आता है वो पीओसीटी सर्विसेज नाम से आता है, यानी जो कंपनी के डायरेक्टर सौरभ गर्ग हैं वही एक दूसरी फर्म में एज ए पार्टनर भी वर्क कर रहे हैं, जिसका नाम है पीओसीटी सर्विसेज। यह कंपनी टोटल सेल्स का करीब 63% रेवेन्यू देती है और अपनी सर्विसेज अलग अलग जगह प्रोवाइड करती है, जैसे हॉस्पिटल्स या ओपन मार्केट में। कंपनी का इंपॉर्टेंट रिस्क ये भी हो जाता है जो कि जियोग्राफिकल रिस्क है, यानी कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो 72% केवल और केवल यूपी से आता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि कंपनी नॉर्थ इंडिया डिपेंडेंसी रखती है और इसको ग्रो करने के लिए ईस्ट साउथ वेस्ट हर साइड में इसको अपना एक्सपेंशन करना पड़ेगा, जिससे ये अच्छा रेवेन्यू अपना जनरेट कर पाएगी। कंपनी टीटीए बिजनेस मॉडल पे काम करती है, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजेंट। इसमें क्या होता है, कंपनी आउट ऑफ इंडिया, यानी ये कंपनी जापान से एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके उसकी टेक्नोलॉजी को एक्वायर करके इंडिया के अंदर अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है, जिसमें जापानीज कंपनी को एक फिक्स रॉयल्टी भी देनी पड़ती है ताकि वो उस कंपनी की टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर सके। उससे कंपनी को यह भी फायदा होता है, कंपनी के R&D का एक्सपेंसेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है और डायरेक्ट एक रिलायबल प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर कर सकते हैं। कंपनी अपने न्यू प्रोडक्ट भी लॉन्च करने वाली है, जिसमें मेडोनिक M20, माइक्रोलैब 300, KCI डेल्टा और इनोलैट जैसे प्रोडक्ट कंपनी मार्केट में सेल करने वाली है। यदि ये प्रोडक्ट सक्सेसफुली हो जाते हैं तो मार्केट में इन प्रोडक्ट की बहुत अच्छी डिमांड आ सकती है और कंपनी का रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ सकता है। कंपनी का टीटीए एग्रीमेंट करीब 10 साल के लिए है और हमें यह भी ध्यान रहे कि कंपनी की 56% जो है रिटर्निंग ऑर्डर आ रहे हैं, जिससे ये लगता है कि कंपनी में प्रोडक्ट की डिमांड रेगुलर बनी हुई है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो आप स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी के एसेट्स रेगुलर ग्रोइंग दिखे जा रहे हैं, जो कि मार्च 23 से 251 करोड़ से बढ़कर 561 करोड़ तक हो चुके हैं। टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो 184 करोड़ से बढ़कर 31 दिसंबर 2025 तक 236 करोड़ हो चुके हैं। पैट मार्जिन की बात किया जाए तो 32 करोड़ से बढ़कर 38 करोड़ के आसपास चल रहे हैं। एबिटा रेगुलर ग्रोइंग है, 32 से बढ़कर 64 के अराउंड है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए, रिजर्व 125 करोड़ से बढ़कर 212 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। बोरोइंग रेगुलर बढ़ती जा रही है। कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू में भी 93 करोड़ की कंपनी बोरोइंग का रीपे करने वाली है, जिससे कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.87 हो जाता है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं फाइनल डिसीजन के बारे में। तो देखो, कंपनी जो जिस साइज पे लेके आ रही है अपने आप को, उस साइज से कंपनी मेन बोर्ड आईपीओ की तरह भी आ सकती थी, लेकिन कंपनी मेन बोर्ड आईपीओ में ना आके कंपनी एसएमई सेक्शन में आई है। उसके मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कारण लगते हैं जो मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि कंपनी को मेन बोर्ड के अंदर कंप्लायंस को ज्यादा फॉलो करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ी स्ट्रिक्ट और टाइट गाइडलाइंस होती है। उन उलझनों में कंपनी फंसना नहीं चाह रही और कंपनी एक शॉर्टकट वे अपनाना चाह रही है, जिससे कंपनी अपने आप को एसएमई सेक्शन में लेके आई है। और सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट ये भी हो जाता है कि कंपनी का जो मेन बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट कर रही है अपनी ही सिस्टर कंसर्न फर्म से जनरेट कर रही है। अब उसमें क्या रियलिटी है और क्या फेक है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है, अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छे सिस्टम के अंदर कंपनी काम कर रही है, बाकी सब कुछ सही नजर आ रहा है। ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की यदि बात करें तो करीब 115 से 20 तक का ग्रे मार्केट का प्रीमियम अभी चल रहा है और रेगुलर ट्रेड हो रहा है, यानी कंटिन्यूस डिमांड मार्केट में बनी हुई है। जो कंपनी का लीड मैनेजर है उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। और यदि एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर में के रूप में भी डिमांड काफी अच्छे नाम आए हैं, जिसमें HDFC बैंक, 360 फंड, नव भारत इन्वेस्टमेंट फंड, राजस्थान ग्लोबल, इंडिया मैक्स म्यूचुअल फंड जैसे भी बड़े नाम शामिल हैं। तो मेरे हिसाब से अपने इस IPO को अप्लाई करने के लिए कंसिडर किया जा सकता है। फिर भी आपकी यदि कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू, सी यू वेरी सून।